Good morning, dear students. Today we will do geography, chapter 5th water. तो हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग टाइटल्स या अलग अलग टॉपिक्स में हम कवर करते जाएंगे। वाटर्स के बारे में, उसके फॉर्मेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके, नाउ about the 71% of the earth's surface is water covered, and the oceans hold about 96.5% of all earth's water. Water also exists in the air as water vapor, in the river, lakes, in ice caps, glaciers, in the ground as a soil moisture, and even in you and your dog. तो जैसे हमको शुरू से मालूम है, हमने इसकी पिछली वाली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है 71% जो है वाटर कवर्ड है। ओके, इट इज़ कवर्ड बाय द वाटर, दैट्स वाई आवर अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसी कारण हम अपनी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो उसमें 96.5% ऑफ वाटर जो है इट्स प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज। तो उसमें भी 96.5% ऑफ वाटर जो है वो ओशंस और सीज में है। सो द ओशन वाटर इज सॉल्टी इन नेचर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस। तो जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सैलिन इन नेचर होता है, जो हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोग में नहीं है। और बाकी जो परसेंटेज ऑफ वाटर बचता है उसमें 2% के लगभग हमारे यूज़फुल में है, फ्रेश वाटर है जो रिवर में, लेक्स में या ग्राउंड वाटर या ग्लेशियर्स के रूप में है। बाकी जो बचता है वो मॉइस्चर्स के रूप में प्रेजेंट्स है। So dear students, these are the topics which we are going to cover in this chapters. Water cycle. Under this topic, we are going to read what is the water cycle. I know that you go through this topic. Distribution of water bodies. Okay, इसमें हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज़ के डिस्ट्रीब्यूशंस, कि ओशंस में कितने परसेंट ऑफ वाटर है, लेक्स में कितने हैं, लाइक दैट। ओशन सर्कुलेशंस, तो ओशंस जो होते हैं या ओशंस में जो वेव्स उठती है, जो क्रिएट होती है, वो भी हमारे वाटर फॉर्मेशन या ये कहना चाहिए कि वाटर्स के फ्लो के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और किस प्रकार करती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद वेव्स। वेव्स चाहे वो आपकी समुद्र की लहरें ले लीजिए, चाहे वो नदियों में उठने वाली वेव्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। टाइड्स, एज यू नो डैट, हाई टाइड और लो टाइड्स, जो जिसे हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, जो समुद्रों में उठता है, ठीक है। और करंट्स, ओशंस करंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये करंट्स क्या होता है? इट्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी करंट्स, इट्स अबाउट द ओशन करंट्स, जो मैं आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, so let's we go to the first water cycle. Water is present in the river, lakes, ocean, etc. The sun heat the causes the operation of water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms the clouds. From there it may fall on the land or a sea in the form of the rain, snow or the silt. तो क्या है water cycle? I know that in previous or in the class 5th you covered this topic. Let's it's in a short I explain you water cycle. As you know that at the time of the summer season when the temperature is very high, the water evaporates. जैसे आप सभी को मालूम है, जो सन के लाइट के कारण क्या होता है, वाटर जो होता है वो इवापोरेट होता है, चाहे वो नदियों से हो, समुद्र से हो या फिर बड़े बड़े ओशन से क्यों ना हो। ओके, इट्स राइजेस अप। ओके, और वो ऊपर की ओर उठने लगता है। When the water vapors cools, form it condense and form the clouds. और एक हाई टेम्परेचर पे जाने पर जब ये उसमें जो ये हमारा जो ये ऑपरेशन होता है वो एटमॉस्फेयर में एक हाई टेम्परेचर जाने के बाद जहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री हो जाता है वहाँ पे वो कंडेंस होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, जैसे आप सभी को मालूम है कि जो -डिग्री रहती है वो आइस के फॉर्मेशन में मदद करती है या वाटर को फ्रीज करने के काम में करती है, वैसे ही जो हमारे वेपर्स है वो एक टेम्परेचर में जाने के बाद वहाँ पे माइनस कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर ले लीजिए, फिर उसके बाद वो एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और अ सी। फिर जब ये कंडेंस क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, इसमें और भी जो वाटर
वेपर जब इकट्ठा हो जाता है तो हैवी हो जाने के कारण यही जो है प्रिसिपिकेशन या रेनफॉल के रूप में हमारी धरती पे या हमारी अर्थ पे वापस आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल है, एक वाइस वर्सा, ये कंटिन्यू चलते रहता है। फिर से पानी गर्म होगा, वो वेपर बनेगा, आसमान में जाएगा, वहाँ कंडेंस होगा, क्लाउड फॉर्म होगा। जब वो हैवी इन नेचर हो जाएगा तो वापस वो उनमें से जो पानी के ड्रॉपलेट्स है, बूंद है, वो एक रेनफॉल के रूप में वापस हमारे अर्थ पे आएगा। ये वॉइस वर्सा है और ये कंटिन्यू चलते रहता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड द लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो यही जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा, जो वाटर साइकिल, जो ये वाटर को ऑपरेट होना, एटमॉस्फेयर में जाना, फिर एक लेवल पे पहुंच के कंडेंस होना, फिर वापस अर्थ पे वापस पानी के रूप में गिरना या रेनफॉल के रूप में गिरना। ठीक, द टेरेनियम इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर द कीपिंग द स्मॉल हाउस प्लांट्स। ओके, नाउ वी गो थ्रू द, अब आपने देख लिया कि ये अब वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे हमारे अर्थ पे वाटर या रेनफॉल के रूप में आता है, और ये वाइस वर्सा है, ये कंटिन्यू हो, ये प्रोसेस चलते रहता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो देखिए, तो हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, सैलिन इन वाटर, ओशियंस, जिसमें लगभग 97.6 के लगभग वाटर कवर हुआ रहता है या वाटर कवर्ड करता है, वो सैलिन इन नेचर होता है। फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक या हमारे यूज़फुल में जो है वो है आइस कैप। आइस कैप मतलब ग्लेशियर से आइस के रूप में जो होता है वो होता है 0.02% ग्राउंड वाटर मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे, जिसमें हम बोरिंग करके पानी को ऊपर लाते ट्यूबवेल के द्वारा, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। वो हमारे पास तो अवेलेबल है 0.66%। फ्रेश वाटर जैसे नदियों का पानी या लेक का पानी जो 0.009% अवेलेबल है। आइलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.0009%। एटमॉस्फेयर में भी है। एटमॉस्फेयर में वो किस रूप में, वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, 0.0019%। रिवर 0.0001%। तो इस प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो वाटर बॉडीज़ कवर किया गया है वो ओशियंस और सीज के द्वारा है। और हमारे पास, हमने यहाँ पे ये चार्ट में देखा, जैसे या मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस चार्ट के द्वारा, तो बताया कि हमारे पास जो पीने लायक या हमारे यूज़फुल के लिए जो वाटर है वो बहुत कम अवेलेबल है। दैट्स वाई वी से दैट कंजर्व वाटर, सेव वाटर। ओके, नाउ लेट्स वी मूव टू द ओशन करेंट्स या वो ओशन सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं ओशंस के सर्कुलेशंस क्या होते हैं। ओशंस वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली एंड नेवर स्टिल। द मोमेंट्स दैट्स ऑकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। तो देखिए, जो हमको मालूम है कि जो ओशंस के, आपने एक तालाब देखा होगा, उसका पानी एकदम स्थिर रहता है। जब तक आप उस पर कंकड़ नहीं मारेंगे या कोई पत्थर नहीं मारेंगे तो उसमें हलचल या कोई वेव्स नहीं बनती। लेकिन जो हमारे समुद्र का पानी है या ओशंस वाटर होते हैं वो कंटिन्यू मूविंग में होते हैं, उनमें लहरें बनते रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए, जो हमारे ओशियंस में जो इस प्रकार के जो सर्कुलेशन है उसमें वेव्स, टाइड्स, ठीक है, ओशन करंट, ये सब आते हैं। भाई अगर हम वो ओशन सर्कुलेशन, तो एक प्रकार से हम बोलते हैं कि समुद्र का चलना। क्यों चलने से मतलब ह्यूमन बींग की तरह नहीं, जो चलना मतलब वो कंटिन्यू मूविंग में है, उसमें लहरें कंटिन्यू बनते रहती है। तो ओशन के सर्कुलेशन में हम टाइड्स, ठीक है, वेव्स और उसके फ्लो को हम इंक्लूड कर सकते हैं। Now, here we cover about the waves। तो जैसे ओशन सर्कुलेशन में वेव्स, टाइड्स, करंट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले कवर करते हैं वेव्स के बारे में। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called the waves। तो waves क्या होता है? When the water on the surface of the ocean rises and falls, मतलब कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं एक ऊंचाई तक के, फिर वो वापस आती है, समुद्र में गिरती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है?
इंटरवल में उन्हें कहा जाता है वेव्स। आपने शायद देखा होगा, कोई अगर समुद्र वाली स्थान पे गए होंगे, जैसे जगन्नाथपुरी हो गया या आपका वाइजैक हो गया, तो वहाँ आपने देखा होगा कि समुद्र के जो किनारे जो लहरें उठती है ना, उसे वेव्स कहते हैं। An earthquake, a volcanic eruption, or the underground landslides can shift the large amount of the ocean water. As a result, the huge tidal waves called the tsunami. अब इसी में देखिए, अगर वही समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार का अगर भूकंप, अर्थक्वेक या फिर एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो यही वेव्स जो है, ठीक, एक विकराल रूप या बहुत विस्तृत रूप धारण करके बहुत तेजी से समुद्र के द्वारा अपने बैंक की ओर आती, मतलब कि किनारों पे आती है, ठीक है, और बहुत सारी तबाही मचाती है, तो उसे हम कहते हैं सुनामी। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सुनामी में क्या होता है कि समुद्र में बहुत तेज लहरें उठती है, एक के पीछे एक बहुत तेज लहरें चलती है, और यही लहरें जो है अपने आसपास या अपने किनारों में बसे गांवों को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है अपनी शक्तिशाली वेव्स के द्वारा, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। दिस वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया, तो अभी तक की जो हाईएस्ट थी वो 150 मीटर हाई, मतलब कि जो समुद्र में लहरें उठी थी, वेव्स उठी थी इस सुनामी के कारण, मतलब कि हो सकता है समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण वहाँ पे 150 मीटर हाई तक के वेव्स उठी, और यही वेव्स जो है 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 700 किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल करते हुए अपने आसपास के एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था या तबाह कर दिया था। सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of the India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after tsunami. तो उसी प्रकार की सुनामी 2004 में आई थी हमारे भारत में, जिसके कारण जो अंडमान निकोबार के बहुत से द्वीप थे, आइलैंड्स थे, वो समुद्र में डूब चुके हैं, ठीक है। सो द अदर टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।